हेलो स्टूडेंट, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए फोर्थ सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का जो पोल 203 कोड है, जो आप लोगों का पॉलिटिकल थॉट पेपर है, उसी से संबंधित आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर तथा एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है, इस दोनों के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वन लाइनर है, और सभी लोग इस प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम चलते हैं उस प्रश्नों पर, क्योंकि जानते हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेमेस्टर सिस्टम में पूछता है, वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित ये प्रश्न हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, बीए फोर्थ सेमेस्टर जो 203 है, दो पेपर आप लोगों का होगा इस बार, 203 और 204। तो 203 के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए है कि पहला है कि मध्ययुगीन राजनीति को किस नाम से जाना जाता है। जो मध्ययुगीन राजनीति काल था, उसको किस नाम से जाना जाता, तो अंधकार का युग। क्योंकि अंधकार का युग क्यों कहा जाता था, तो दूसरा क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन राजनीति की विशेषता थी, उस समय चर्च, और चर्च मतलब ईश्वर, अध्यात्म, धर्म, उस पर विश्वास था, और राजा को सत्ता सीमित कर दिया गया था, यानी सारी शक्तियाँ धर्म के अधीन थी। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म एक अलौकिक शक्ति है जो दिखती नहीं है, फिर भी अंधकार के जैसे विश्वास रहता है, इसीलिए उस युग को कहा गया अंधकार का युग और सत्ता। ठीक है। फिर तीसरा है, दो तलवारों का सिद्धांत दिया था। जो दो तलवारों का सिद्धांत है वो किसने दिया था, या दो नगरों का सिद्धांत, तो ये दिया था सेंट अंगस्टाइन। याद रखिएगा, सेंट अंगस्टाइन। सेंट एंगस्टाइन की पुस्तक का नाम क्या था? द सिटी ऑफ गॉड। देखिए बच्चों, द सिटी ऑफ गॉड जो बुक है, इसी बुक में दो तलवारों का या दो नगरों का सिद्धांत सेंट एंगस्टाइन ने दिया था। मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? यानी जो मध्य युग, देखिए यार, एक तो प्राचीन युग था, एक मध्यकालीन युग था, और एक आधुनिक युग। तो 203 जो हमारा यूनिट है, उसका नाम है मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक, उसी के बारे में जानना है। तो ये एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु, क्योंकि जानते हैं कि एक्विनास जो था वो अरस्तु से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन कि एक्विनास की पुस्तक जिसमें उसने राजनीति विचार दिया, एक्विनास की वह पुस्तक कौन थी जिसमें उसने राजनीतिक संबंधित, यानी मध्य युग को अरस्तु उसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक विचारक है, और राजनीति का मतलब कि राजनीति से संबंधित बात कहा होगा। तो इसी सुमा थियोलॉजिका, उसकी जो बुक थी सुमा थियोलॉजिका, उसी सुमा थियोलॉजिका में क्या किया था? अपना राजनीतिक विचार प्रस्तुत किया था। एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा? यही किताब है एक सुमा, इसी में इसने इस कानून को 4 भागों में बांटा: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, मानवीय कानून। पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कानून है एक्विनास का, तो याद रखिएगा, एक्विनास किस कानून को ईश्वरीय विवेक मानता था? तो शाश्वत कानून। याद रखिएगा बच्चों, दैवीय कानून को याद मत रख दीजिएगा, शाश्वत जो कानून था उसी को उसने ईश्वरीय कानून माना था। मार्सिलियो ऑफ पाडुआ, फिर ये भी है मध्यकालीन विचारक। मार्सिलियो ऑफ पाडुआ किससे प्रभावित था? ये भी अरस्तु से प्रभावित था। ठीक है बच्चों, बार बार ये पूछा, बीए से ही आप, बीए फर्स्ट ईयर में भी आप लोग को पूछा होगा, सेकेंड ईयर में सब जगह ये पूछता है कि मार्सिलियो ऑफ पाडुआ किससे प्रभावित था? तो अरस्तु से प्रभावित था। मार्सिलियो ऑफ पाडुआ की पुस्तक का क्या नाम था? जो मार्सिलियो ऑफ पाडुआ था उसकी पुस्तक, क्योंकि ये भी राजनीतिक है, तो अपनी राजनीतिक विचार दिया होगा, तो ये डिफेंसर ऑफ पेसिस उसकी पुस्तक का नाम था, इसी में उसने दिया था। फिर है, किसने कहा किस कानून को दंड भय नहीं वह कानून नहीं? मतलब किसने कहा कि जिसे कानून का और दंड का भय नहीं वो कानून ही नहीं? जिस कानून में दंड का प्रावधान नहीं हो वो कानून ही नहीं है, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ कहा था। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक, कई बार ये पूछ देता है कि मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतकों के, जैसे कि प्राचीन युगीन चिंतक के बारे में तो जानते हैं, अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, इन सब के बारे में तो जानते हैं आप लोग। मध्ययुगीन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मध्ययुगीन में ये 3 नाम प्रसिद्ध थे: एक्विनास, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ, एरिस्टो। ये है मध्यकाल के विचारक। ठीक है। अब आधुनिक राजनीतिक चालू होती है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली। ठीक है, आधुनिक राजनीति विज्ञान, क्योंकि आधुनिक समय में राज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मैकियावेली। आधुनिक समय में राज शब्द जो है, स्टेट शब्द, उसका प्रयोग किया था मैकियावेली।
मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ का विचारक था, या पूछ देगा कि मैकियावेली कहाँ का विचारक था या मैकियावेली का जन्म कहाँ होता है, तो इटली के फ्लोरेंस नगर में इसका जन्म होता है। मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम था? देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है द प्रिंस है, उसके बाद द डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी, द आर्ट ऑफ एंड वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसी में ये आधुनिक सबसे प्रसिद्ध जो थी पुस्तक उसके प्रिंस थी, ठीक है, द प्रिंस। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में गणतंत्रात्मक शासन की एक जगह बात करता है, ठीक है, लेकिन प्रिंस ही उसका, क्योंकि मैकियावेली के समय उसकी स्थिति इटली की बहुत बुरी थी, इसलिए प्रिंस को उसने सही बताया। फिर मैकियावेली ने मानव स्वभाव बताया, लालची स्वार्थी, अच्छा नहीं बताया, तभी तो प्रिंस में क्या कहा था, राजा को बहुत शक्तिशाली बना दिया था, कहा था कि राजा को क्या करें। किसने कहा मैकियावेली अपने युग का शिशु है? डनिंग ने कहा था मैकियावेली अपने युग का शिशु है, क्योंकि जब उसका जन्म होता है उसी समय आधुनिक दुनिया चालू होती है, इसीलिए उसको अपने युग का शिशु कहा गया। फिर कहा है कि किसने कहा राजा में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। जो राजा होगा उसमें शेर और लोमड़ी, क्योंकि अभी बताए हैं कि वहाँ के लोग बड़े लालची स्वार्थी थे, तभी फ्लोरेंस की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी। जब मैकियावेली जन्म लेता है, और मैकियावेली जब जन्म लेता है तो द प्रिंस लिखता है, उस प्रिंस में कहता है कि लोग बड़े दुष्ट हैं, इन लोग को शांत करने के लिए राजा को शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, और शक्तिशाली होने के लिए कहा कि राजा में शेर और लोमड़ी दोनों का गुण होना चाहिए। शेर का मतलब साहसी, मतलब बहुत तेज, समय पाते ही झपट ले और भय बनाए रखे। और लोमड़ी, कई बार शेर क्या होता है, जाल में फंस जाता है, तो जाल में फंसता है, तो लोमड़ी जैसा चालाक भी होना चाहिए कि कभी वो किसी के मतलब अधीन ना हो पाए, फंसे ना, उससे बचने के लिए कहा। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है परंतु उसकी कोई संपत्ति छीन ले उसे नहीं? मैकियावेली संपत्ति के बारे में ये बोला था कि कोई व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल जाएगा, लेकिन अगर कोई संपत्ति उससे छीनने की कोशिश करे उसे नहीं भूल सकता। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, अभी बताया ना कि पुनर्जागरण काल का मतलब आधुनिक दुनिया चालू हो रही थी और उसी समय मैकियावेली था, इसीलिए उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली। नैतिकता मतलब मोरालिटी, प्यार मोहब्बत जो भी है, ऐसी भावना राजा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा अगर नैतिकता का पालन करने लगेगा इस तरीके से, जैसे मैकियावेली की बात कर रहे हैं, अब अरस्तु प्लेटो में मतलब ये वो नैतिकता की बात करते थे, ये कहता है कि लोग दुष्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि राजा प्यार से बात करता है। राजा को नैतिकता से पहले राज्य को अलग कीजिए, यानी राजनीतिक जो है उसको नैतिकता से अलग कीजिए, तुरंत राजनीति सही हो जाएगी, राज्य व्यवस्था। फिर है किसने कहा कि संप्रभुता नागरिकता तथा प्रजाजनों पर आधारित एक सर्वोच्च शक्ति है? जीन बोंदा। अब चालू हो गया जीन बोंदा संप्रभुता का जनक है, संप्रभुता के बारे में जाना जाता है। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीन बोंदा ने ही किया था। ठीक है, किसके बारे में कहा जाता है कि वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन पाया? ये भी जीन बोंदा क्या है कि ऐसी स्थिति में खड़ा था कि वो आधुनिक और मध्यकाल दोनों के बीच में इसका जन्म होता है, लेकिन इसकी विचार ऐसी होती है कि न तो ये मध्यकालीन भी पूर्ण तरीके से लगता है और न ही आधुनिक। इसीलिए कहते हैं लोग कि ये ऐसा विचारक है, न तो मध्यकालीन भी नहीं रहा और आधुनिक भी नहीं बन सका। 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, 6 बुक किसकी है? तो वही है जीन बोंदा क्या कहते हैं, उनकी किताब का नाम है द 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक। यही उस किताब है जिसमें उसने क्या किया था, राजनीतिक संबंधित विचार और संप्रभुता संबंधित विचार दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस किससे सौंपी थी? दो मैकियावेली था, अपनी जो पुस्तक थी द प्रिंस वो किसे सौंपी थी? तो लारेंजी द मेडिसी। ठीक है, लारेंजी द मेडिसी को इसने सौंपा था अपनी किताब। ठीक है, अगला है हाफ्स का जन्म कहाँ हुआ और कहाँ का विचारक था? हाफ्स कहाँ, उसका तो इंग्लैंड का था। ठीक है, हाफ्स की पुस्तक का क्या नाम था? तो लेवियाथन। ठीक है, हाफ्स की किस था? सामाजिक समझौता राज्य की उत्पत्ति का किसने दिया? जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी विचारक है हाफ्स, लाक रूसो, तीनों है, याद रखिएगा, एक लाइन से याद कर लीजिएगा। हाफ्स ने किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की थी? वो था राजतंत्र तथा राजा जो होगा वो निरंकुश होगा। ठीक है, जैसे इस समय वो उत्तर कोरिया का तानाशाह है ना, ऐसे राजा की बात करा था हाफ्स। क्यों? क्योंकि किसकी मानव का स्वभाव, यहाँ पे है ना, मानव का स्वभाव बड़ा लालची, स्वार्थी, विवेकहीन, झगड़ालू, संघर्षी था। तो राजा जब शक्तिशाली होगा, तानाशाह होगा, तभी तो ऐसे लोगों को शांत कर पाएगा, वही बात कह रहा है था। इसीलिए किसने कहा हाफ्स को अंग्रेजी जाति का महानतम चिंतक? सेबाइन कहा था कि जो हाफ्स है ये अंग्रेजी जाति का, मतलब इंग्लैंड के सबसे महानतम चिंतक है। किसने कहा तलवार के बिना समझौता नहीं? ये है
हाफ्स ने कहा था कि तलवार नहीं तो समझौता नहीं, यानी कहा था कि समझौता जो होगी मार पीट कर राजा करेगा, मतलब ऐसा समझौता जिसमें तलवार की बात होती हो, मतलब कि कहीं ना कहीं डर भय हो तभी समझौता सफल हो पाएगा। हाफ्स ने राज्य के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, यही पूछेगा, कन्फर्म है कि मतलब कि ये तो मतलब हमेशा जब तक BA MA पॉलिटिकल से करेंगे सब जगह। हाफ्स ने राज्य के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था, तो बच्चों कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग किया था, उसने स्टेट वगैरह ऐसा प्रयोग नहीं किया था, वो कॉमनवेल्थ प्रयोग किया था। हाफ्स किसका विरोधी था, अरस्तु का, ठीक है, हाफ्स अरस्तु का विरोधी था। तब तक के लिए बच्चों 35 क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 35 के बाद जब हम वीडियो बनाएंगे तो लिखेंगे बाकी के, मतलब पॉलिटिकल साइंस 203 का 36 से लेकर आगे जहाँ तक प्रश्न हम बनाएंगे जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। लेकिन जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको ध्यान रखिएगा, उस पर लिखा रहेगा कि बाकी, यानी हाफ्स तक आप लोग पढ़ लिए हैं, जो भी क्वेश्चन डालेंगे हाफ्स के बाद से, मतलब ये नहीं कि अब पीछे का क्वेश्चन आप लोग ढूंढिए, हाफ्स के बाद का ही थिंकर जो है हम लोग को पढ़ना है, उन्हीं का हम वीडियो बनाएंगे, उन्हीं का क्वेश्चन डालेंगे। तो जब हम डालेंगे तो लिखेंगे कि बचा हुआ या बाकी के 36 से लेकर 202 पोल 203 का बाकी के प्रश्न, ऐसे लिखकर हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। ये BA सेकेंड सेमेस्टर वाले इसको बढ़िया से पढ़ ले एक बार। धन्यवाद। वीडियो आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं। धन्यवाद बच्चों।